ओके, तो स्टूडेंट मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैट का 6th लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। और पिछले क्लास से मैं एच.सी. वर्मा का कुछ एग्जाम्पल ले रहा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताया ही था कि एच.सी. वर्मा में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक सिर्फ कॉलम सॉल्व करो नहीं। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या मतलब जो बेसिक क्वेश्चन लगता है उसको मैं यहाँ पे डील कर देता हूँ। दैट्स व्हाई आप जब बनाना शुरू करें तो आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन रह जाए। तो ये जो क्वेश्चन लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के सामने एच.सी. वर्मा है। तो आपको नहीं था कि क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं मोटा मोटी। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ था कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है सस्पेंडेड बाय कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसका लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसके बीच में व्हेन बोथ आर एट इक्विलिब्रियम तो डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मास दिया हुआ 20 ग्राम। देन व्हाट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, करेक्ट। तो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो एक दूसरे के पास तो आएगा ही नहीं, रिपल्सन होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। और यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, चाहे वो मुझे साइन थीटा निकालना हो या कॉस थीटा निकालना हो या टेन थीटा निकालना हो, निकाल लीजिएगा। ट्रायंगल से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये बहुत अब सिंपल सा बात हो जाएगा आपके लिए। तो इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 रहेगा। तो फिर से वही रिपीटेशन वाला बात कर रहा हूँ कि रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी का टी कॉस थीटा, एम जी का हो जाएगा माइनस एम जी और एफ ई का हो जाएगा बिकॉज एंगल 90 बन गया तो 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, नहीं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन रहेगा कि रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर लेफ्ट में क्यों नहीं रिजॉल्व करते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, लेफ्ट भी कीजिएगा तो एक ही बात होगा। तो हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन कीजिएगा तो एम जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 और टी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस 90 प्लस थीटा। तो टी कॉस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस टी साइन थीटा और एफ ई कॉस 0 इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि टी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट एफ ई, वेर एफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, व्हेन सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन देन व्हाट वी गेट tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। और tan थीटा का वैल्यू तो आप निकाल लेंगे ना। तो tan थीटा का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, मतलब tan थीटा कहने का सेंस है नोन है, नहीं। तो tan थीटा अगर नोन है तो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई एम जी इम्प्लाई tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी डी। अब यहां से इस इक्वेशन में देखिए कि व्हाट इज अननोन, के का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन एसआई सिस्टम। एम का वैल्यू भी एसआई सिस्टम में ले लीजिएगा स्टूडेंट, जी का वैल्यू भी ले लीजिएगा एसआई सिस्टम में, और tan थीटा का वैल्यू तो एसआई सिस्टम में लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि बिकॉज सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कैंसिल होकर वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, करेक्ट। एम जी डी स्क्वायर। तो एक्चुअल में यहां से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सारा वैल्यू को अगर एसआई सिस्टम में लेते हैं, सारे वैल्यू को एसआई सिस्टम में, तब आपका Q का यूनिट रहेगा कूलम। क्या रहेगा एम जी डी स्क्वायर tan थीटा बाई के रूट ओवर। मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए।
कैलकुलेशन कर लीजिएगा विथ प्रॉपर यूनिट। या आप लोग बना लिए हैं? तो बोलना चाहिए नहीं सर बना लिए, आगे बढ़िए। ओके, हो गया। तो आप लोग कोई और मेथड्स बनाए हैं, ऐसे ही बनाए थे? ओके ओके ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसा है। तो आप 25 में आपके लिए छोड़ रहा हूं, होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। देखिए कैलकुलेशन पार्ट मैं सिर्फ यहां तक आके छोड़ दूंगा, बाकी जहां पे कैलकुलेशन पार्ट रहेगा लास्ट स्टेप, तो वो मुझे होपफुली में बिल्कुल आप लोग पे भरोसा है कि आप लोग इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहां तक आकर मैं अपना टाइम बचाने के लिए यहां तक छोड़ दूंगा। अगर आंसर नहीं आया तो जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगा या मुझे व्हाट्सअप कर देगा, सर आप जहां तक लेकर आए थे वहां के बाद आंसर नहीं आया है, तो उसको हम लोग एक बार, मैं और मेरा टीम जो भी हैं वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। करेक्ट? देखिए अच्छी वर्मा में डायग्राम नहीं दिया रहता है, बट लैंग्वेज में सबसे बढ़िया खासियत है कि अच्छी वर्मा में डायग्राम खुद से ड्रॉ करना पड़ता है। इसी क्वेश्चन को असाइनमेंट वगैरह में क्या किया रहता है, या कोचिंग क्लासेज वगैरह लाइक कैटलिस्ट कोचिंग, कि डायग्राम के साथ दिया जाएगा तो लगेगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में अच्छी वर्मा क्वेश्चन में खुद से ही आपको डायग्राम और इमेजिन करना है कि डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो और भी बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज का, इलेक्ट्रोस्टेट का, HCB का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 पे थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं और उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस वन इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। द मास ऑफ द bob is 100 gram. What charge should the bob is given so that a string becomes loose? देखिए तो 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट? देखिए तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इंक गिर गया है, 10 सेंटीमीटर है ना? ओके, तो द मास ऑफ दिस इज what charge should the bob be given so that the string becomes, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एस क्यू का वैल्यू निकालना है, एम दिया हुआ है, ये गिवन है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड दिस चार्ज पार्टिकल इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बोला गया है कि जो Q1 है जस्ट बिलो दिस मास है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि जो सिंपल पेंडुलम में जो मास है उसमें विच टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल वी हैव टू प्लेस्ड। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये हुआ कि अप्लाई योर कॉमन सेंस कि कौन सा चार्ज पार्टिकल आपको देना चाहिए इस स्ट्रिंग को लूज होने के लिए, नहीं। तो बताइए कि अगर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल डाल देंगे तो यह स्ट्रिंग कभी लूज होगा या और ज्यादा टाइट होते चला जाएगा? तो अप्लाई योर कॉमन सेंस, ये बात HC वर्मा नहीं बोले हैं, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा चार्ज पार्टिकल। तो पहला तो लॉजिक यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे बताना चाहिए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई a string becomes loose या string becomes slack, नहीं। यानी कि Q का नेचर क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है इसका भी नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे
एक फोर्स लगेगा Fe और एक फोर्स क्या लगेगा, टेंशन, और ये क्या लगेगा, mg, करेक्ट। और T प्लस Fe इक्वल टू क्या, mg, यहां देखिएगा, ठीक है। तो T इक्वल टू mg माइनस Fe। और बताइए कि स्ट्रिंग को सिलेक्ट होने के लिए कौन सा इनइक्वालिटी को फॉलो हम लोग करते थे। तो स्ट्रिंग को सिलेक्ट होने के लिए, लूज होने के लिए हम लोग यूज करते थे T शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से हम लोग को फायदा यह हो जाएगा कि हम लोग को यहां से जो चार्ज पार्टिकल निकालेंगे, दिस इज द चार्ज पार्टी, मिनिमम चार्ज पार्टिकल ऑन दिस। हो सकता है कि कितना दे, तो जितना नहीं चाहिए जितना चाहिए उससे भी हो सकता है, आप जितना चाहिए उससे इट माइट भी हो सकता है कि ज़्यादा डाल दें। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बात नहीं बोला हुआ था, बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन और भी बढ़िया हो जाएगा जब ये बोला जाता क्वेश्चन में कि व्हाट शुड द मिनिमम चार्ज पार्टिकल, या ये लिखा हुआ था व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट मास बिकम, नहीं तो बिकम्स लूज। तो बिकम्स लूज में काम मतलब इस सेंटेंस के अंदर ही मिनिमम का सेंस छुपा हुआ था, इस सेंटेंस के अंदर ही ये बात छुपा हुआ था। इसका मतलब है कि mg माइनस Fe शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि mg लेस देन इक्वल टू k क्यूबन बाई, और ए डिस्टेंस तो दिया हुआ था ना, डी स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना क्या है, q, देन q mg डी स्क्वायर बाई k क्यूबन शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, q। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg डी स्क्वायर बाई k क्यूबन। देखिए तो सही है। तो यहां से q को क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम। तो q मिनिमम इक्वल टू mg डी स्क्वायर बाई k क्यूबन। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन विथ प्रॉपर साइन, प्रॉपर यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से कि मैंने क्या किया है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए क्या खुद से, ओके ओके। और जो भाई बंधु सॉल्व नहीं किए हैं वो एक बार देख लेंगे टाइम निकाल कर। देखिए कल से लेकर आज तक हम लोग मतलब सुबह तक जितना भी वीडियो हुआ है सबको मैं एडिट और एडिशन और उसका जो भी होता है ना, नाम लिखना, जो भी एडिट करना, वो सब कर लिया हूँ। तो मोस्ट लाइकली आज शाम तक 10 बजे तक आपको सारा वीडियो टिल टुडे, आज का छोड़कर कल तक मतलब स्टडी तक आपको मिल जाएगा। बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है और जल्दीबाजी में कहीं कहीं पे चैप्टर का नाम में ई और आई और एम कुछ छूटा रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी कमेंट आता है कि इलेक्ट्रोस्टेट का स्पेलिंग गलत है, वो अंदर में नहीं देख रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो आपने लगा कि 27 के जैसा ही कल मैं एक क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन है कि 2 चार्ज पार्टिकल है A एंड B, Q एंड 2Q, मतलब A एंड B।
आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल, मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस विथ ए सेपरेशन डी। ओके, तो इसके बीच का सेपरेशन कितना है? इसके बीच का सेपरेशन है डी। नेक्स्ट है, हाँ, अब ले लिए तो बना देते हैं, कुछ और भी तो रहेंगे जिनका कल्याण हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा मुझे, सिर्फ हिंट देकर छोड़ देंगे। देखिए, पहले जब क्वेश्चन में पिछले 2 लेक्चर पहले जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था। अब जब मैं सॉल्व करूँगा तो एक क्वेश्चन में हार्डली 4 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एज ए टीचर काम क्या होता है कि पहले आपके साथ चलना, करेक्ट। और जब आपका ट्यूनिंग बैठ के आप चीज़ों को समझ गए तब मैं फास्ट हो जाता हूँ। देखते हैं, रिजोनेंस में 5 लाइन बोलने में मैं कम से कम 2 आवर ले लिया हूँ कि रिजोनेंस होने का कंडीशन क्या होता है। अब जब मैं रिजोनेंस का पढ़ाता हूँ तो कितना फास्ट हर बात बोल देते हैं। इसलिए जब आप लोग भी टीचर बनिएगा तो थोड़ा सा सीखना पड़ता है, पहले कैसे चलना चाहिए, बाद में फिर ऑटोमेटिक फास्ट हो जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में पहला 2 लेक्चर स्लो रहता है, एक बार मेरे साथ आप ट्यूनिंग बैठा लिए तो फिर मैं फास्ट हो जाऊंगा। अब ले लिए हैं तो इस क्वेश्चन को मुझे लेने दीजिए। तो बस 2 मिनट में करता हूं। तो टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्ज Q and 2Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल विथ ए सेपरेशन D, करेक्ट। ए थर्ड पार्टिकल C इज टू बी क्लैम्प्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या करना है? थर्ड चार्ज पार्टिकल जो C ले रहे हैं, उस क्लैम्प का मतलब है कि उस पे इक्विलिब्रियम का आपको टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी क्लैम्प नट बोल्ट समझे कस रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी क्लैंपिंग करने से उस रेस्ट में रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि डोंट बॉदर अबाउट थर्ड चार्ज पार्टिकल C, तो क्लैम्प्ड इन ए टेबल सच ए वे दैट पार्टिकल A and B रिमेन एट रेस्ट ऑन द टेबल अंडर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। Then what should be the charge on C and where should it be clamped? तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हो गया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल C का 2 अननोन आ गया। 2 अननोन ये आया कि वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा, और वो उसको कहाँ पे रखेंगे। तो 2 अननोन हुआ या नहीं हुआ? कहाँ रखेंगे? पोजीशन भी निकालना है और उसका अमाउंट भी निकालना है, अमाउंट के साथ साथ साइन भी निकालना है। तो सबसे पहले अभी एक क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में थर्ड चार्ज पार्टिकल Q है, तो Q जैसे ही लेते हैं स्टूडेंट, तो Q को क्या साइन ले सकते हैं, इसमें क्या क्या साइन ले सकते हैं? इसमें 2 केस हो गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि दोनों लेने का मतलब एक ही हो और या एक मतलब नहीं भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, थर्ड चार्ज पार्टिकल जो C है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो 1 मिनट, कहाँ पे प्लेस करने का मतलब ये भी तो हो सकता है, इट माइट बी कि आप इस लाइन के लॉन्ग प्लेस ना करें, हाँ या ना। इस लाइन के लॉन्ग प्लेस नहीं भी तो कर सकते हैं, करेक्ट। तो कैसे आप, कोई पूछे कि कैसे आप कंक्लूड कीजिएगा कि नहीं मुझे इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को इसी ए और बी के लाइन के लॉन्ग ही प्लेस करना पड़ेगा? तो उसका कंक्लूजन ये रहेगा, सबसे पहला कंक्लूजन तो ये रहेगा इस क्वेश्चन को बनाने का कि ए और बी, और सपोज कीजिए कि इसका नाम मैं 1 देता हूं, इसका नाम मैं 2 देता हूं, इस चार्ज पार्टिकल का, इस चार्ज पार्टिकल का मैं नाम 3 देता हूं। तो एक्चुअल में खुद सोचिए कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्सन रहेगा? रिपल्सन रहेगा, करेक्ट। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी क्या रहेगा? रिपल्सन। और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम होगा।
अब खुद सोचना है कि इस फोर्स को काउंटर करना है, और वो इस फोर्स को काउंटर कौन सा पार्टिकल करेगा। अरे इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, क्योंकि Q और 2Q ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। इस फोर्स को नेट फोर्स जीरो करना है। इसका मतलब है कि जो भी थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल 1 पे ऐसा फोर्स लगाए कि इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाए और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, करेक्ट। और सिमिलर फॉर दिस, कि इस पे भी यस, इस पे भी इसका नाम मैं पार्टिकल 2 दिया हूं, तो इस पे भी जो थर्ड चार्ज पार्टिकल हो वो ऐसा फोर्स लगाए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट तो तभी होगा ना जब ए बी लाइन के लॉन्ग रहेगा और थर्ड चार्ज पार्टिकल, अदरवाइज कभी हो पाएगा। तो एक बढ़िया कंक्लूजन तो ये हुआ कि थर्ड चार्ज पार्टिकल जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां प्लेस करना है, लाइन ए बी के एलोंग। अब लाइन ए बी के एलोंग में 3 केस, एक के लेफ्ट में, बी के राइट में, या बिटवीन समवेयर बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट। तो इतना केस को लेना। तो एक बढ़िया कंक्लूजन तो ये हुआ कि ओके ए बी के एलोंग लेना है। अब हम लोग आते हैं कि सर अब थर्ड चार्ज पार्टिकल को तो यहां तक हम लोग को लेकर आ गए कि ए बी के एलोंग लाना पड़ेगा। देखिए एज ए टीचर मुझे इतना सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ताकि आपका माइंड, मैं आंसर लाने के लिए इस क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं, बस आपका सोचने का तरीका डेवलप हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इतना तरीके से सोच पाए। क्वेश्चन तो जेई मेन में 25 ही आना है, बट उस 25 को बहुत फास्टली और बहुत तरीके से सॉल्व करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात यह है इन रियलिटी कि आउट 75 क्वेश्चन में जिनका 25 क्वेश्चन का भी जनरल कैटेगरी में भी जो हैं 25 क्वेश्चन का भी एडजेक्ट अगर मार्क्स जिनका आ जाता है 100 मार्क्स भी, उनको मैकेनिकल मिल जाता है एनआईटी सिलचर में। तो जस्ट इमेजिन के कंपटीशन किस लेवल पे है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो पहुँचने का तरीका है, कोई भी बुक उठाते हैं तो बहुत ऑनेस्ट होकर, कोई कितना भी बोलते रहे कि ये बना लो ये बना लो, बहुत लोग रहेंगे जो बहुत सारा बनाते हैं ना, उनका इस बार भी मैं देखा हूँ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और जो बहुत सिस्टमैटिक किसी एकदम मास्टर बुक को उठा के और बहुत तरीके से एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए बनाते हैं, उनका बहुत बढ़िया मार्क्स आता है। एनीवे, तो अब है कि चार्ज पार्टिकल अगर Q को पॉजिटिव लेते हैं, थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q को और पॉजिटिव लेते हैं, और A है A है B, और अगर यहां पे रखते हैं, करेक्ट, तो यहां पे रखते हैं तो A था और इसका नाम मैं दिया था पार्टिकल थर्ड, ठीक है। तो ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो हो सकता है कि फोर्स ऑन 1, और इसका मैं पॉजिटिव लिया हूं, पहला केस क्या लिया हूं, पॉजिटिव। ये बात तो कंक्लूड हो गया कि अलोंग द लाइन ए बी होगा, करेक्ट। तो अब फोर्स हो सकता, अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं और ए के लेफ्ट में रखते हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर हुआ, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर हुआ। तो इट माइट भी हो सकता है ये काउंटर हो जाए, करेक्ट। लेकिन ए था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ए था 2Q, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 भी तो रिपल्सन का ही रहेगा ना, क्योंकि आप पॉजिटिव ले लिए, आइडेंटिकल ले लिए हैं, करेक्ट। और स्मॉल q को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, और शायद पॉजिटिव ही दिया हुआ था, करेक्ट। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का क्या डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो पाया। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए और उस पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पे ही कंक्लूड नहीं कर देना है कि सर ये तो नहीं होगा। तो फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए और उसको ए के लेफ्ट में रखे, तो इस पे तो नेट फोर्स जीरो होने का संभावना है, बट इस पे जीरो होने का चांस नहीं है। बट अगर बीच में रखते हैं
अगर इसको यहाँ पे बीच में रखते हैं तब तो बिल्कुल भी चांस नहीं है अरमान आलम। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, चांस है क्या? न इस पे है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, न इस पे है। इसमें तो कम से कम एक पे 0 होने का चांस बन भी रहा था, तो एक केस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। करेक्ट। आते हैं, वेट फॉर ए मोमेंट, ये तो मुझे भी पता है, ये सब एक्टिंग हो रहा है। अगर यहां पे रखते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है। अगर इस पे लेते हैं तो यहां देखिए, इस पे रिपल्सन का फोर्स था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये क्या करेगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। इट माइट भी हो सकता है इस पे फोर्स 0 हो जाए। करेक्ट। बट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल C है उसका अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद अगर लाइन AB के अलॉन्ग कहीं भी रखते हैं तो एट ए टाइम A और B पे जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा है, दोनों एक साथ। करेक्ट। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का लेना एलिमिनेट हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर कैपिटल Q निगेटिव होता है, क्या होता है? निगेटिव। तो अगर निगेटिव रहेगा, अब इसमें भी तीन निगेटिव होते हुए भी 3 केस, AB के लेफ्ट में, B के राइट, सॉरी A के लेफ्ट में, B के राइट में, और समवेयर बिटवीन A एंड B। करेक्ट। तो अगर यहां पे Q को रखते हैं तो A फोर्स हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका नाम 2 दिए हैं। तो और A क्या करेगा? रिपल्सन या अट्रैक्शन? A अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होगा, और A और B में किसी पे भी अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा मतलब वो मेरा केस एलिमिनेट हो गया। तो दोबारा इस पे देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बिटवीन A एंड B लेते हैं। समवेयर बिटवीन A एंड B, और इसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर था? ओके, D था ना। ओके, D, और इसका मान लेते हैं सपोज की जगह L। L इज द डिस्टेंस। करेक्ट। तो A कितना बचा? और L को मैं मान रहा हूं लेंथ, डिस्टेंस। तो यहां पे हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और A क्या रहेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। A रिपल्सन का और A अट्रैक्शन का, तो शायद इस पे नेट फोर्स 0 होने का चांस है। करेक्ट। और इस पे हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे भी हो सकता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ए रिपल्सन का या अट्रैक्शन का? रिपल्सन ड्यू टू 1 और अट्रैक्शन ड्यू टू 3। इसका मतलब है कि कंक्लूजन इज दैट कि मेरा थर्ड चार्ज पार्टिकल Q निगेटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और बिटवीन A एंड B होना चाहिए। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या B के तो राइट में लिए ही नहीं, तो B के राइट में भी लीजिएगा। तो दोनों में से किसी एक पे तो 0 होने का चांस रहेगा, लेकिन दूसरा पे 0 होने का चांस
नहीं बनेगा, वो देख लीजिएगा आप रफ करके। तो अब हो गया कि अब आपको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये मेरा सूटेबल कंडीशन आया यहाँ तक मेहनत करने के बाद। तो इसका मतलब है कि दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड, तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, कितना इक्वेशन डेवलप होगा। और अननोन कितना था, चार्ज का अमाउंट भी निकालना था, साइन तो हम लोग दे देंगे, और डिस्टेंस एल भी निकालना था। तो अननोन है एल और चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सी, तो दो अननोन था तो दो इक्वेशन, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। क्या आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक आने के बाद, या ये मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालिएगा सी का, तो बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू आएगा, उसमें लास्ट में साइन दे दीजिएगा, करेक्ट। चलिए, और साइन नेगेटिव देना ऑब्वियसली नेगेटिव के लिए ही आया है। तो आपको नहीं था कि ये बढ़िया प्रॉब्लम है, मुझे तो ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लगा था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के इज गिवन 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब कहने का सेंस हुआ 10 × 10 टू द पावर -2 मीटर। इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज दिस वन 2 × 10 टू द पावर -8 कूलम, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एज्यूम दैट एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ एंड जस्टिफाई दिस एजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बढ़िया बात है कि ऐसा क्यों बोला गया है। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का आफ्टर एलोंगेशन लेंथ बिकम्स एल प्लस एल, एल प्लस एल, वेयर स्मॉल एल इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, बट यहां पे हम बोले हैं कि इसको मान लेना है दिस वन, करेक्ट, ठीक है। और चलिए इस पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, सब लोग यहां देखिए, ठीक है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स सही दिखा है। अगर इस पे हम लोग इस पार्टिकल का, इसका नाम बी देते हैं, इस पार्टिकल का ए देते हैं, और बी को अगर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपके दिमाग में आएगा सर वेलोसिटी को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई बात नहीं है, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जर्क मिल जाएगा, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि ई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस ये अगर इसके अकॉर्डिंग अगर वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि दिस ये जो है ये एक्चुअल में एसएचएम का इसी को बोलते हैं एसएचएम का इक्वेशन, क्या बोलते हैं। और कैलकुलस में जो भी आपके मैथ के सर हैं वो लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूं तो आपको लगता है कितना भारी बात बोल दिया, कोई बड़ा बात नहीं बोल दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें डिफरेंशिएशन का टर्म रहेगा और कुछ अलजेब्रिक टर्म रहेगा, इसको सॉल्व करना है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्चुअली ये जो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना डिग्री का। तो एक्चुअली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो चलिए उसका आफ्टर सॉल्यूशन आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में, साइन और कॉस के टर्म में आता है, और प्लस इसका मैं भी एसएचएम में बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर ये एक्स रहेगा, क्या रहेगा, अगर ये एक्स रहेगा तो इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलेंगे। यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे क्या एक्स, तो ये हो गया एक्स का मतलब एसएचएम, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, एसएचएम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर यहाँ पे बाई हो गया तो क्या बोलेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। अगर यहाँ पे जेड हो गया
नो प्रॉब्लम। तो ई कहने का सेंस है कि ई एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, भी हो सकता है। करेक्ट। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मेट ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर लिखे हैं, तो यहां पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो क्या यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा 2π/ω। अगर टाइम पीरियड निकल जाएगा तो क्या फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 1/t। ठीक है। और कल के डेट में सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया, कोई इक्वेशन आया एग्जांपल के तौर पे, सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने के बाद मुझे मिल गया बाय चांस, और x का डबल डिफरेंशिएशन मतलब x का डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, x इक्वल टू -4x आ गया। करेक्ट। तो x इक्वल टू -4x, तो इस x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और जैसे ही ऐसे लिखते हैं तो आपको इस फॉर्मेट को याद आना चाहिए। अच्छा, राकेश सर तो बताए थे कि अगर ऐसा इक्वल टू ऐसा हो जाएगा विथ नेगेटिव यहाँ पे, इसका मतलब है इट इज काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और सबसे बढ़िया बात कि एसएचएम नहीं पढ़े फिर भी एसएचएम बोल रहे हैं। तो यहां से अब दिस इक्वल टू दिस, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा, -ω²x। तो बोलिए जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का काम 4 कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो गया +-2, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निगेटिव, जब फ्रीक्वेंसी जहां पे बोलते हैं तो उसको निगेटिव में लेते हैं। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 2, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ω। और जब टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा तो क्या यहां से फिर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 1/t। तो मैं थोड़ा सा नॉलेज दिया हूं, तो मेरा स्टूडेंट से सजेशन है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टी के साथ, आज जब मैं लेक्चर ओवर करूंगा और रात में बैठकर क्वेश्चन नंबर 32 और 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में मैं कम से कम तो 45 मिनट्स अपने टाइम पे टाइम दिया था। मैंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा यकीन मानिए कि ऐसा भी तो था कि सुबह से शाम तक मैं 5 क्वेश्चन बना पाता था यूरोप का लर्निंग टाइम पे, बट वो 5 क्वेश्चन बनाने के टाइम पे मेरा टाइम लग गया कि सर सुबह से शाम तक तो हमने टाइम वेस्ट कर दिया, 5 ही क्वेश्चन बनाया। यकीन मानिए किसी एक पॉइंट पे इतना देर तक कोई सोचेगा तो लगता है कि उस पॉइंट का सोचने का कितना वे हो सकता है, अगर ऑपोनेस्टी उसी पॉइंट पे सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि सोचने का तरीका आपका हर एंगल से डेवलप हो जाएगा। तो बस मैं आपको 2 क्वेश्चन कल के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें मैकेनिक्स एसएचएम का भी थोड़ा सा इतना नॉलेज है। सो ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा कल यहाँ से ही मैं सॉल्व करूँगा, और हो सकता है कल के क्लास में ही मैं शुरू कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो आज का क्लास फिजिक्स का यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, थोड़ा देर आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर केमिकल काइनेटिक्स, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग मैं फोर्स का दिखा रहा हूँ। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, देखिए तो सही है। चलिए आप लोग यहां देखिए, सारे स्टूडेंट यहां पे देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा। ओके, अब बताइए कि एजम्पशन में इसको देने का क्या सेंस था। इसको देने का सेंस स्टूडेंट ये था कि अरे एजम्पशन नहीं देते और हम लोग का एल अननोन है, करेक्ट,
तो उस केस में एक्चुअली होता क्या कि इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल एल एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाता, करेक्ट। तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं, तो वन का ही क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी सॉल्व करने में इतना डिफिकल्टी आपको होता है, तो बहुत सारा क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होता। तो आपका लाइफ आसान बनाने के लिए ये कर दिया गया है कि एल इज स्मॉल एल इज लेस देन एल, तो क्या एल प्लस एल ऑलमोस्ट इक्वल टू एल लिख सकते हैं? तो उससे फायदा हो गया ना। अरे एक कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। एक कौन सा फोर्स था? स्प्रिंग फोर्स। अरे कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो के एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो क्या यहां से एल निकाल लेंगे? अब इसमें सारे वैल्यू को, ओ सॉरी, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज फॉर दिस के एंड दिस के, करेक्ट। इसको मैं मान लेता हूं के डैश। ये आप समझ रहे हैं के डैश क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे सारे वैल्यू को विथ प्रॉपर यूनिट पुट कीजिएगा तो मुझे लगता है कि एल का वैल्यू आ जाना चाहिए, और शायद आई थिंक आप में से बहुत लोग सॉल्व करके बैठे हुए भी होंगे। आंसर आ गया है? और इस एजम्पशन को आप लोग लिए थे जो मैं काम किया, या बिना इसको एल प्लस एल इक्वल टू एल बिना किए हुए सॉल्व कर लिए हैं? ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में एच.सी. वर्मा थोड़ा सा एफर्ट लगाए हैं कि इस क्वेश्चन को मैकेनिक्स के साथ थोड़ा सा अटैच करने की कोशिश किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है ये पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस वन क्यू, जो भी है क्यू का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम स्टे इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and this charge particle is this one. Find the range within the which the charge of this second particle may lie. ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन कौन लोग सॉल्व कर लिए हैं? कुछ बोलते ही नहीं आप लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा, नाम देखना, देख कर पूछना पड़ेगा कि हाँ आप बताइए। एनीवन जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? किनसे हुआ है? कौन बोल रहे थे? पार्थिव। ओके, तो जो आपको सॉल्व हुआ है और मैं जब सॉल्व करूंगा तो उसको थोड़ा सा एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कि आपका मेरा सॉल्यूशन मैच कर जाए। ओके, और अरमान एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ? स्निग्धा? कस्तूरी साहा? नहीं हुआ है। नीतिशा? नहीं हुआ है। आयुश्री?
नहीं हुआ, जोनाकी नहीं हुआ है। ओके, चिन्मय, देवव्रत नहीं हुआ है। ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल Q है और डिस्टेंस फिक्स है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, देखिए तो एट ए डिस्टेंस गिव, ओके, 10 डिस्टेंस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। ओके, तो एक्चुअल में स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन Q तो यहाँ पे इस चार्ज इस पार्टिकल पे है जिसको मैं ब्लॉक एजम कर लिया। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q रखेंगे तो कैपिटल Q को क्या रखें, कैपिटल Q को पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें? तो मेरा आंसर ये रहेगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे सपोज कर लीजिए कि अगर कैपिटल Q, यहां देखिएगा, इफ कैपिटल Q आर पॉजिटिव तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का, और रिपल्सन का लगेगा तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर होगा? राइटवर्ड, राइटवर्ड। तो इसको अपोज करने के लिए कौन आएगा? एफएस आएगा। अब नेक्स्ट आप में से किसी का रहेगा, इसका मतलब है, कहने का सेंस ये है कि अगर Q पॉजिटिव रहेगा तब भी तो कहने का, तब यहाँ पे डायग्राम आपका ऐसा बनेगा ब्लॉक का कि सर Fe ऐसा और Fs ऐसा और Mg ऐसा और N ऐसा। देखिए तो सही है। ओके, बट आप में से कुछ फटाक से खड़ा हो जाएंगे, सर निगेटिव भी तो ले सकते हैं। तो मेरा फिर से आपके साथ एक तो बिल्कुल रहेगा कि बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर ये सिर्फ मैं पॉजिटिव के लिए बात किया, करेक्ट। अगर निगेटिव लेंगे तो Fe ऐसा अट्रैक्शन का, तो फिर से इसको अपोज कौन करेगा? ठीक है। और तब भी तो आप बोल सकते हैं कि दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट दोनों केस में इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने के लिए Fs इक्वल टू Fe यहां भी मिला और यहां भी तो Fs इक्वल टू Fe मिला। इसका मतलब फॉर बोथ सिचुएशन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Fs। मैग्नीट्यूड करेक्ट। इसका मतलब पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, ये इक्वेशन मेरा डेवलप होगा ही होगा, करेक्ट। और एक मोस्ट प्रोफाउंड इक्वेशन इन मैकेनिक्स जिसको लेकर मैं कितना सारा प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करता हूं, रोटेशन तक पीछा नहीं छोड़ता है, Fs लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। लिख सकते हैं। तो Fs लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स और Fs का वैल्यू किसके बराबर? Fe के बराबर। तो और Fe क्या है? Q, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स कितना? देखिए तो मैंने सही लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल Q शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg डी स्क्वायर, करेक्ट। यहां पे म्यू भी पता है, ए भी पता है, जी भी पता है, डी भी पता है और के भी पता है और स्मॉल क्यू पता है। सारा यूनिट को क्या आप एसआई सिस्टम में ले लेंगे?
और अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछेगा, अभी जस्ट फंक्शन शुरू भी हुआ है और आप लोग जैसा मैं भी अपने टाइम पे बहुत सारा इनइक्वालिटी सॉल्व किया था फंक्शन में, और मैं फॉरेन राइटर का भी एक बुक फॉलो किया था हाई स्कूल मैथमेटिक्स, सिर्फ उसमें 200-300 प्रॉब्लम इनइक्वालिटी का ही था, ठीक है, डोमेन रेंज का। तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अगर 2 है, बहुत छोटा सा बात है, तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, क्या मॉडुलस, नहीं इसके हिसाब से बोलिए, किसी के हिसाब से बोलिएगा मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू तो एक्स इक्वल टू व्हाट, फंक्शन के हिसाब से भी तो यही होगा, फंक्शन के हिसाब से भी तो यही तो होगा ना। अच्छा देखिए, तो अब ये ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, देन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक, करेक्ट यहाँ तक। तो स्टूडेंट यहाँ भी जो वैल्यू आएगा वो तो मैग्नीट्यूड है ना, इट इज काइंड ऑफ क्यू, मॉडुलस ऑफ क्यू, तो क्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई हो जाएगा, देखिए तो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा, एंड दिस इज द रेंज ऑफ चार्ज एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। एनीवन जो इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं, तो पार्थिव जो आपका सॉल्यूशन था वो ऐसा ही था या कुछ इससे अलग हटकर था, तो अब देख लीजिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो अब तो समझ में आ गया। तो नहीं, हाँ, तो एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं इसी पर ही सॉल्व करूंगा, लेकिन उसमें हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा उसका हर एक बात को टच करता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन किस थीम को लेकर बात किया, क्या सोचे। जैसे ही बोले कि व्हाट द रेंज ऑफ फोर्स, तो रेंज ऑफ फोर्स तो उसका मतलब है कि मुझे हर एक चीज़ का सोचना है, तो उसमें दो, अब जैसे ही चार्ज का बात होता है, हर चार्ज का साइन नहीं दिया हुआ है, तो साइन इसका मतलब आप वो सारा बात वो आपके कोर्ट में छोड़ दिए कि यू हैव टू थिंक कि चार्ज क्या होगा, करेक्ट। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट को, ओके। ओके अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज दिस एंड ए मास ऑफ दिस प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्या एक क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग इसको ट्राई करेंगे? क्वेश्चन समझ गए ना कि इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 30 को ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर तो मैं एक लास्ट बार आऊंगा ही, सारा ऐसे बनवा के एक लाइन से पूछेंगे 1 to 75 कौन कौन सा नहीं बना है। अब ये देखिएगा 1 to 75 जब पूछेंगे ना, तो जो मैं यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहा हूं ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 को मैं रहने देता हूं, आप तो एक बार ट्राई कीजिए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 जो भी सॉल्व कर दिए हैं तो बिना सॉल्यूशन देखे उनको मेरे तरफ से 5 स्टार पहले ही मिल गया। कौन कौन लोग सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन नंबर 31
मतलब 31st। एनीवन? तो अभी तक का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी से भी सॉल्व हुआ है तो प्लीज़ अपना नाम बताते हुए बोलिए कि सर मैं सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन में 31 को मैं सॉल्व करूं या आप लोग ट्राई कीजिएगा? देखिए 31 को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ऐसे भी हर बैच में इस क्वेश्चन को लेता हूं, तो आप लोग ट्राई कीजिए। बट ये बढ़िया क्वेश्चन है तो मुझे सॉल्व करने दीजिए। थर्टी वन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 32 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 33 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 31, 32, 33 बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप लोग से ही करवाएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल ए एंड बी ईच हैविंग ए चार्ज कैपिटल Q are placed a distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? And what is the magnitude of this maximum force? तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल Q है, करेक्ट, और इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को और यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? d/2। और तब क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड चार्ज पार्टिकल Q चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बोल दिया गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोल दिया गया, इसका मतलब लेना तो मॉडुलस है, करेक्ट। इसलिए अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, उससे हम लोग को मतलब अब यहाँ पे नहीं रह गया। तो नेक्स्ट थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रखा जाए? इस लाइन पे, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखा जाए? दैट्स वाई मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, या इसको ट्राई कीजिएगा मेरे साथ 2 मिनट। अगर ट्राई कीजिएगा तो मैं 5 मिनट का मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं। आपके सामने ही रहेंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिए। सौरभ, वीडियो पॉज कर दीजिए, बच्चों को टाइम देते। तो आप लोग ट्राई किए, और ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मैं भी थोड़ा देखता हूँ। तो एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें आप एक स्मॉल क्यू चार्ज थर्ड चार्ज पार्टिकल था, तो इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले सकते थे। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव लिया तो मेरे माइंड में एक पॉइंट आया, एक तो पॉइंट सी है, और अब यहाँ पे मैं एक सोच रहा हूँ कि अगर इसको बाइसेक्टर, दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो अगर जस्ट इसी ए बी के बीच में यहां पे रखते तो नेट फोर्स क्या होता? 0। यहां पे रखते तो नेट फोर्स क्या हो जाता? 0, क्योंकि रिपल्सन इधर और रिपल्सन इधर और मैग्नीट्यूड सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर इस थर्ड चार्ज पार्टिकल Q को एट वेरी लार्ज डिस्टेंस लाइक इन्फिनिटी, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस लाइक इन्फिनिटी पे अगर रखते तो इस L का वैल्यू क्या हो जाता? अगर इसको अगर यहां से बहुत ज्यादा, यहां से अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस लाइक इन्फिनिटी, तो A वैल्यू भी तो बहुत बड़ा हो जाता। तो अगर A वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो जाता तो KQ/Q बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाता। तो ए वैल्यू क्या हो जाता?
0। इसका मतलब है कि पहला कंक्लूजन तो ये हुआ कि इस थर्ड चार्ज पार्टिकल स्मॉल q को d पे रखेंगे तब भी नेट फोर्स 0, मैग्नीट्यूड 0, और इस d से वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रखेंगे तब भी क्या रहेगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि एफ ही मेरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स कंक्लूजन इज दैट कि इसका मतलब है कि बाइसेक्टर ऑफ ए बी पे देर इज ए पॉइंट, देर मस्ट बी ए पॉइंट समवेयर बिटवीन डी एंड इंफिनिटी, जहां पे शायद मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां पे 0 वहां पे 0, तो मैग्नीट्यूड बोल रहे थे, फिर अगर कहीं पे कोई फोर्स मिलेगा तो शायद समवेयर बिटवीन डी एंड इंफिनिटी, शायद कहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। करेक्ट, एक इंट्यूशन, हाँ या ना। यहां पे 0, और तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ठीक है ये तो बात हो गया, तो अब देखिए, अब मैंने यहां पे दिखाया कि यहां पे मैं रखा, तो इसके कारण यहां पे क्या रिपल्सन, और इसके कारण भी यहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। करेक्ट, तो रिपल्सन होगा, तो इसका मैं आपको दो कंपोनेंट f का, एक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f sin, इस f sin, इसका कंपोनेंट f sin थीटा इधर, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में f sin थीटा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। करेक्ट, और इसका कंपोनेंट f cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट f cos थीटा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं लगता है कि 2f cos थीटा रहेगा इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं मतलब यहां पे मैं मॉडुलस लेकर सोच रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2f cos थीटा, और 2 और f का वैल्यू k q q बाई, और l का वैल्यू कितना है, मैं यहां से यहां तक बाई मान लिया, तो और a कितना है, स्मॉल d बाई 2, तो a वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ओवर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ए हो गया। करेक्ट, तो ए मैंने किसके बदले लिखा, एफ के बदले, और एक कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखिए, कॉस थीटा इक्वल टू लिखिए, अगर इसको थीटा मानते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इतना लिख सकते हैं। देखिए तो यहां पे, और इसमें ये जो टर्म है, ये टर्म वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ध्यान से देखिए, नहीं, इसको जिसको मैंने सर्किल किया, यहां देखिए जहां पे मेरा मार्कर जा रहा है, कांस्टेंट है, तो इसको केडस मान लेते हैं। अभी क्या रहा, बाई 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 स्क्वायर प्लस डी एस, देखिए तो सही है, तो ओनली वेरिएबल इज व्हाट, दिस टर्म, ओनली वेरिएबल इज दिस टर्म। करेक्ट, तो और किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या करते हैं, तो यहां पे ओनली वेरिएबल इज बाई, तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे, और आप ये जो डिफरेंशिएशन है इट इज काइंड ऑफ u बाई वी के टर्म में है, ठीक है, तो u बाई वी के टर्म में जो डिफरेंशिएशन रहता है, क्या उसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, u बाई वी का डिफरेंशिएशन यही सिखाया गया था ना, कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इससे डिफरेंशिएट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब बीच में माइनस देंगे, और डिवाइड बाई वी स्क्वायर, इतना कर लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको y का एक वैल्यू मिल जाएगा डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करने पे, और y का वैल्यू क्या है कस्तूरी साहब, dy टू रूट 2। बट मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहां पे ही काम आपका खत्म हो गया, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो बट इसको फिर से डबल डिफरेंशिएट करके इस वैल्यू को पुट करना है।
करेक्ट, इस वैल्यू को। बट मैं यहां से कंक्लूजन कर रहा हूं कि देखिए मैग्नीट्यूड निकालना था, तो अब ये से यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स जीरो, अब बीच में कहीं पे कोई फोर्स मिल रहा है तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो तो जीरो से बड़ा ही होगा। यू आर गेटिंग ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट ना, यू आर गेटिंग व्हाट। बट मुझे लगता है कि बाई का शायद दो वैल्यू मिलना चाहिए, प्लस माइनस डी बाई टू रूट टू, प्लस माइनस डी बाई टू रूट टू। तो यहाँ ये जो काम है, जो इसको जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बाद आप डबल डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, या जिनको टाइम है, सफिशिएंट टाइम है इंजीनियरिंग वाले, वो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट मेरा बिल्कुल डैम से 200% गारंटी है कि डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद बाई का वैल्यू प्लस माइनस डी बाई टू रूट टू पुट कीजिएगा तो वैल्यू निगेटिव ही आएगा, करेक्ट। और निगेटिव आएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वहां पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इसका मतलब है, समझ गए इसका सॉल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहां पे मैक्सिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इस एंगल ए बी का एंगल बाई सेक्टर से कितना डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डी बाई टू रूट टू। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें, अब मेन सॉल्यूशन यहां पे शुरू होगा। यहां देखिए, तो स्टूडेंट यहां पे सब लोग देखिएगा मेरे मार्कर को, ए पॉइंट है, ए पॉइंट कौन सा है, देख रहे हैं, ए, और ए पॉइंट बी, और मैं बोलूंगा ए बी का एंगल बाई सेक्टर, तो कैसे ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। और अगर मैं बोल दिया कि नहीं ऐसे, तो क्या बोलेगा, राकेश सर गलत होगा। और अगर ऐसे कर दिया तो, अब थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो सही है, और इसको पूरा ऐसे घुमा दिया तो, ऐसे, तो सही रहेगा या गलत रहेगा, गलत हो जाएगा। ए बी एंगल बाई सेक्टर, 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 तो किस एंगल से गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि थर्ड चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू शुड बी प्लेस्ड at the bisector of AB, at the bisector of AB in a circumference of a circle whose radius is d by 2 root 2, correct? This is the complete solution. समझे नहीं समझे मैं क्या बोला। जब आप ही बोल रहे हैं कि सर यहां से d by 2 मैक्सिमम, तो फिर मैं बोला d by 2 root 2 मैक्सिमम, फिर ऐसे बोल दिया d by 2 root 2 मैक्सिमम, तो ऐसे चलिएगा तो नहीं लगता है कि एंगल बाई ए बी का बाइसेक्टर लेते हुए अगर डी बाई टू रूट टू का एक रेडियस मानकर अगर ऐसा एक सर्किल ड्रॉ किया जाए, करेक्ट, इट इज काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कल, इट इज काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कल, जहां पे ए है ए, ये है बी, और ए है, इट इज काइंड ऑफ रेडियस जिसका वैल्यू डी बाई टू रूट टू। और इस सर्कल का किसी भी पॉइंट पे अगर उस थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू को रखिएगा तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर आपसे लोकस पूछा जाता कि व्हाट द लोकस ऑफ द थर्ड चार्ज पार्टिकल, जहां पे हम उसको प्लेस करें, तो उसका लोकस क्या रहेगा, पाथ क्या रहेगा, ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा, तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, करेक्ट आंसर रहेगा सर्कल ऑफ रेडियस डी बाई टू रूट टू। तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। समझे नहीं समझे। तो अब डी बाई टू रूट टू निकालने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लीजिएगा खुद से, या मुझे इस पर और भी कुछ बात करने का रिक्वायरमेंट है,
हो जाएगा। और ये प्रोसेस मैं आपके लिए छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कर लेंगे। ओके ओके, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर पे। और क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 मैं कल का क्लास में सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको SHM का इक्वेशन का मैं ज्ञान दे देता हूँ, नॉलेज, क्योंकि इसका मुझे रिक्वायरमेंट होगा 32 में एंड 33 में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं तो अभी तक आपको SHM नहीं पढ़ाया हूँ, बट याद रखिए कि इस टाइप का कहीं भी अगर आपको सिचुएशन मिलता है d2e/dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई, अगर ऐसा इक्वेशन कहीं भी मिलता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से कि सर ई क्या है, तो मेरा आंसर ये रहेगा ई कुछ भी हो सकता है। ई क्या है? खैर आप लोग अभी जस्ट 11 से 12th में गए हैं, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आपका डोमेन अभी छोटा है, मतलब आप चीज़ों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते हैं। बट ई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि ई वेलोसिटी भी हो, तो वेलोसिटी भी तो SHM का इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, नो डाउट।